बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। जनाब, मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस आमने सामने हैं और हर गुजरते दिन के साथ इस महाजराई में इजाफा भी होता चला जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आमने सामने आ गए हैं। जैसे जैसे काजी फैजी साहब की रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही है, ये खलीज बढ़ती ही चली जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उन्होंने जजेस कमेटी को खत लिखकर अपने एतराज़ात का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि वो फुल कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के जायजे या फिर साबिका कमेटी की बहाली तक इजलास में नहीं बैठेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो गया है। दूसरी जानिब हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले को मानने से मुसलसल इनकारी है और इलेक्शन कमीशन भी ताहाल इस कशमकश का शिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है या फिर पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट पर, क्योंकि रोजाना इलेक्शन कमीशन इस हवाले से इजलास बुलाता है मगर इसका कोई नतीजा सामने नहीं आता। आज इलेक्शन कमीशन का मुसलसल छठा इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि 26वीं आईनी तरमीम को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा है कि आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है, इसलिए आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। आईनी अदालत का कयाम क्यों जरूरी है, इसका जवाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे अपने माहिरीन से। जबकि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती से मुतालिक केस का फैसला भी महफूज कर लिया है और दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैजी ईसा और सलमान अकरम राजा के दरमियान बड़ा ही दिलचस्प मुकालमा हुआ, इस पर भी बात होगी। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुल्की मईशत पर गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि कल IMF का इजलास होने जा रहा है और हुकूमत पर उम्मीद है कि कल $7 अरब कर्ज की मंजूरी मिल जाएगी। हुकूमत IPP से भी बिजली दो और अदायगी लो का मुआहदा करने की कोशिश कर रही है। क्या इसमें वो कामयाब हो पाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन तमाम टॉपिक्स पर तज्जिया लेंगे हम सीनियर तज्जियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब का, नसीम सिद्दीकी साहब, शाहिद बेतला साहब और आरिफ चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। आरिफ साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर, ये जो इस वक्त हम मुल्क में देख रहे हैं कि शायद अब आने वाले दिनों में हमें सुप्रीम कोर्ट भी मुनक़सिम दिखाई देगा, या तो शायद हम ये भी कह सकते हैं कि अब से इसकी जो पहली ईंट है वो लग चुकी है। कल जब मंसूर अली शाह साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को एक पेपर वर्क में तश्कील दिया और उसे जमा करवा दिया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग में शिरकत के बगैर वो रवाना हो गए, होगा क्या? आपको लगता है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की वो आईनी, वो कानूनी हैसियत है जिस तरीके से ये रेफरेंस पास हुआ, सदारती हुक्मनामा जारी हुआ? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये सूरत हाल जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है जी, ये एक बहुत खौफनाक आइनी बहरान का पेश खैमा है और वो आइनी बहरान जो है, आज तक हम आइनी बहरानों में ही रहे, लेकिन ये अपनी नौइयत का इंतहाई संगीन बहरान है। उसकी वजह ये है कि जितनी भी अब तक कोशिश हुई बाहर से, पार्लियामेंट की तरफ से, वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट को बेअसर कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। लेकिन अब इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब खुद चीफ जस्टिस जो है, जिसका रवैया जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो चीफ जस्टिस वाला रवैया नहीं रहा, वो एक पार्टी के ख़ास ताल्लुक वाले बंदे का है, जिन्होंने किसी को आर्गू तक नहीं करने दिया, बात तक नहीं करने दी। और इस तरह मैं समझता हूँ कि हमारी जग हंसाई इससे ज़्यादा हुई कि जनाब उन्होंने मौका दिया कि जी आप सारा कुछ जो है वो टेलीविज़न पे नशर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे कवर करेगा और पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे यहाँ इंसाफ का कत्ल किस तरह होता है, किस तरह अदालत में सवाए जजेस के कोई बोल नहीं सकता और एक जज या एक चीफ जस्टिस से गुफ्तगू करता है। तो अब मामला जब जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, वो मामला तो इंतहाई संगीन है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो उस कमेटी की कोई हैसियत नहीं रह जाती। जो कमेटी जिसमें ये लोग यानी अचानक एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए उसको आपने जी यूं कह लीजिए कि एक हुक्मनामे का, शायद कहते हैं ना कि कलम और स्याही का मेल जोल ही खत्म नहीं हुआ था कि फौरी तौर पर हमने देखा कि बेंच को तब्दील कर दिया गया। देखिए, ये जो लेजिस्लेशन होती है ये इस्तेहकाक है पार्लियामेंट का, लेकिन इस तरह की मोम की नाक नहीं होती ये लेजिस्लेशन के जब आपको जिस तरह की जरूरत पड़े उसके मुताबिक फौरी तौर पर आप उसको मोल्ड कर दें। लेजिस्लेशन का तरीक़ेकार ये है कि जिस मौजू पे आपने कानून साजी करनी है उस पर उसकी गर्ज़ो गायत बयान की जाती है और फिर सब
जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको मौका दिया जाता है कि वो उस पर अपनी राय दें, कमेटियां बनती हैं और वो कायमा कमेटी जो होती है उसके सुपुर्द होता है, वो फिर अपनी रिपोर्ट देती है। कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये नहीं कि आप बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ भी था तो मैं समझता हूँ कि कोई वो गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर आईनी था। ठीक है। अच्छा, वैसे माज़ी की हुकूमत में इमरान खान साहब की हुकूमत में भी सदारती हुक्मनामे जारी होते रहे हैं, लेकिन बुखारी साहब, मेरा सवाल ये है कि हो तो ये अब भी रहा है, हुआ ये पहले भी है, लेकिन जब भी ये हुकूमत कोई ना कोई कानून साजी या कुछ ना कुछ करने जा रही होती है तो हर एक चीज में से सियासत की बू आना शुरू हो जाती है कि जिसकी वजह से वो चीज कंट्रोवर्शियल हो जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कंस्पिरेसी थियरीज बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं, और ऑर्डिनेंसेस की अगर बात करें तो आपके आयन का हुलिया बिगड़ा ज़ियाउल हक दौर में ऑर्डिनेंसेस से, फिर उसके बाद हमने मुशर्रफ दौर में देखा, फिर हमने पीटीआई दौर में 22 ऑर्डिनेंसेस। उस वक्त तो एक मशहूर हो गया था मकूला कि एक वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और एक पीटीआई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहाँ पे आरिफ अलवी साहब जो हैं वो हर रोज़ एक नया ऑर्डिनेंस दाग देते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत का चलन है। दूसरी बात जो ये हम करते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट बॉडी मुकद्दस है और वहाँ पे बैठे हुए हजरात जो हैं वो इम्पैकेबल हैं और गलती नहीं कर सकते, ये एक मिसपरसेप्शन है, माफ़ कीजिएगा ज़रियाब। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की तारीख जो है वो भरी हुई है, दाग हैं, स्टेन्स हैं सुप्रीम कोर्ट के दामन पे। और ये जो आपको आज रिफ्ट नजर आ रही है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आप अभी काजी फायज ईसा के बनने से पहले देख लीजिए क्या हुआ। काजी फायज ईसा को ट्राई किया गया और उसके बाद उस गलती का जो है वो एडमिशन भी हुआ आरिफ अलवी और बानी पीटीआई की जानिब से कि जी गलती थी। वो 3 जजेस जो ब्रदर, लेकिन वो ये भी कहते हैं और बहुत सारे सहाफ़ी अब ये भी कहते हैं कि वो गलती कहीं और से करवाई गई थी, किसी और ने कहा था कि जाके आप इनके खिलाफ एफआईआर करें। जिसने भी कहा यूज तो पॉलिटिकल लीडरशिप हुई और वो जो बड़ी अभी भी पॉलिटिकल लीडरशिप ही यूज हो रही है। जी बिल्कुल वही है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त भी ये डिवीजन एक वाज़ेह डिवीजन थी। फिर हमें वो 3 जजेस का ट्रेडमार्क बेंच भी नजर आया जिसके मामले में हमें पता होता था कि फैसला क्या आएगा। जरा अब आपके ही एक और चैनल पे प्रोग्राम में हम पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया करते इसका फैसला ये आएगा, वही फैसला आता था। कम अज कम अभी हमें ये पता चल रहा है कुछ जो पिछले केसेस में, मसलन अभी जो फुल बेंच ने ये फुल कोर्ट ने केस सुना कि आपको पता था कि इसका फैसला ये आएगा जो लेकिन उसके ऊपर आज आपने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स सुने, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नहीं आइन के पाबंद हैं। तो क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रही है वो आइन से मुतसादिम है? जी बिल्कुल। मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज बिलावल ने तकरीर में आज उसको कोट किया। हम तो बड़ा पुराना कोट कर रहे हैं कि जो चीज आइन में नहीं सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फैसले में वो मेंशन कर दे। जैसे कि एक बेंच ने जो बिलावल ने मिसाल दी कि जनाब वोट भी कैंसिल, आप डिस्क्वालीफाइड भी। आइन में ऐसे ही चौधरी साहब बैठे हैं, आइन में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं, वो फैसला दिया, वो इम्प्लीमेंट हुआ। यानी आइन में नहीं है, आइन से मुतसादिम है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ। ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। रिविजिट करने की जरूरत है चीजों को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज बिलावल जब तकरीर कर रहे थे उन्होंने जजेस की बात की। साहब से भी कह देती हूँ कि जरा जो बिलावल की तकरीर है वो भी हमें सुनाएं, तब तक आप जरा अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी मैं ये चाह रहा हूँ कि एक लोअर जुडिशरी का हमने जज रखना होता है। कंपेटिटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, उनमें से फिर कुछ बेचारे पहुंच पाते हैं, फिर वो लोअर जुडिशरी पे ही रिटायर हो जाते हैं। ये हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी आपको उनकी रिक्रूटमेंट पे अपॉइंटमेंट पे नजर सानी करनी पड़ेगी। वही बात कि फलां इन्फ्लुएंशियल चैम्बर का है या फलां जज के साथ काम किया है, सानी तो उस पर भी करनी पड़ेगी जो मंसूर अली शाह साहब ने अपना तहफ़्फ़ुज़ात एक पेपर वर्क में तैयार करके दिए। बिलावल की जरा स्पीच के कुछ मैं चाहती हूँ कि जुमले आप सुनिए। साजी का काम मैं 3 नस्लों से करता आ रहा हूँ। आइन का बालादस्ती के लिए जरूरी है कि तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि कल किसी जज में हिम्मत ना हो कि सिंध में आके ऐलान करे कि वो कालाबाद डैम बनाएगा। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चलाया जाए। किसी और का नियत जो भी हो, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक आइन नहीं बनाऊंगा। मैं ना वकला का सियासत का शिकार हूँगा। अवाम को हम जवाब देंगे, आइन हम बना।
اچھا، ایک ہی سپیچ میں بہت سارے جملوں کا، بہت سارے الفاظوں کا انتخاب کے بلاول بھٹو زرداری نے. کبھی ایسے لگتا تھا کہ وہ عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، کبھی ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، کبھی ایسے لگتا تھا کہ وہ آئینی ترمیم چاہتے ہیں کہ جو کہ تمام سیاسی جماعتوں کی کنسنسس سے ہو، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. شاہد مطلع صاحب، ابھی تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا معاملہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، آئینی ترمیم ہونی ہے، آئینی عدالت بننی ہے، اتنا سب کچھ جب ایک ساتھ چل رہا ہو تو پھر کس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سموتھ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ جو بن گئی ہے اس پہ بھی مسئلہ، جو نہیں بنا اس پہ بھی مسئلہ. جو کل والا فیصلہ، تفصیلی فیصلہ آیا اس پہ بات کروں گا آپ کی اجازت سے، اور پھر یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے اس پہ بھی بات کر لیں گے. دیکھیے، جو کل والا فیصلہ آیا ہے اس میں 4 بنیادی فریق ہیں، ای سی پی ہے، پی ٹی آئی ہے، پی ڈی ایم ہے اور پھر سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی آئین کی کسی بھی شق کو واضح کر سکتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے. جو تفصیلی فیصلے میں جو جوازات دیے گئے ہیں، جو توجیحات دی گئی ہیں، جو وضاحت دی گئی ہے، وہ اس کو ہمیں کمنٹ کرنا پڑے گا ان الفاظ میں کہ انہوں نے بہت جسٹیفائی کیا ہے جو بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اور ان کا فیصلہ کافی جسٹیفائیبل لگتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، جو کہ حکومت کا مدعا یہ تھا کہ کس قانون اور کس آئینی شق کے تحت جو پی ٹی آئی کو نشستیں ہیں یہ دی جا رہی ہیں. تو انہوں نے واضح کر دیا کہ آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ اگر انصاف کیا جائے، اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا مقصود ہو، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لیجیٹیمیسی کس کے پاس ہے، مورل لیجیٹیمیسی کس کے پاس ہے، اور آئین کو اور انصاف کے تمام تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف 8-5 کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کو 11-2 کا فیصلہ کہنا زیادہ صائب ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اور جسٹس جمال مندوخیل نے بھی اور ایون جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا، اس فیصلے میں یہ 11-3 کا اس طرح سے فیصلہ تھا کہ ان تینوں ججز نے بھی پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت مانا اور ان کے امیدوار کھڑا کرنے کے اختیار، استحقاق کو بھی مانا، اور کہا کہ یہ انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے امیدوار کھڑے کر سکتے تھے. بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو یہ تک کہا ای سی پی کو کہ آپ نے ان کو انتخابی نشان بلہ کیوں نہیں دیا. بطور سیاسی جماعت امیدوار بلہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن انفرادی سطح پر تمام امیدواران بلے کا نشان لے سکتے تھے اور وہ ان کو الاٹ ہو سکتا تھا. اور پھر اس بات پہ بھی کنسنسس پایا گیا کہ پی ٹی آئی نے جماعت کی صورت میں الیکشن لڑا، لیکن اس کے باوجود باقی جماعتوں کا ان سیٹوں کا کلیم کرنا بہت ہی مذاکرہ خیز. لیکن میرا سوال ایک یہ بھی ہے مطلب صاحب، دیکھیں چیزیں آپ کو بھی سمجھ آ گئی، چیزیں عارف چودھری صاحب کو بھی سمجھ آ گئی، چیزیں صدیقی صاحب کو بھی اور بخاری صاحب کو بھی. حکومت کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھیں، حکومت کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ہم 2/3 میجورٹی پوری کر لیں گے، جو کہ میرا خیال ہے ایک غلط طریقہ کار ہے. آپ کے پاس مورل لیجیٹیمیسی کا ہونا لیگل لیجیٹیمیسی سے بھی زیادہ ہوتا ہے سم ٹائمز، اور آپ اس کو کھینچا تانی سے پورا تو کر لیں گے لیکن آپ کے پاس مورل لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی. آپ اپنے گراؤنڈز پہ کھڑا نہیں رہ سکیں گے کچھ عرصے تک. آپ دیکھیے کہ اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ جو کہ میجورٹی کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو کیوس کی صورت ہوگی. تمام جو قانون کے باہرین ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں ذریعہ کہ اس فیصلے کو غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر حکومت اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ میں تو پرپوز کروں گا کہ آپ اس کو فی الفور امپلیمنٹ کریں. کوئی 2 مہینے بعد، کوئی 2 ہفتے بعد آپ بے شک کوئی اور عذر دے کے، قانونی عذر دے کے، کوئی آرڈیننس کا عذر دے کے آپ وڈرا کر سکتے ہیں اس فیصلے سے، اور اس فیصلے کے عمل درآمد سے وڈرا کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو فی الحال اس فیصلے کو ماننا چاہیے. یہ قانونی نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضروری ہے. ہاں، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے مہتا صاحب. ہاں، تو قیاس کی صورت ہے، قیاس ہو جائے گا. میں آپ کا پوائنٹ لے کے مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیجیے. صدیقی صاحب، عارف چودھری صاحب نے بھی یہی کہا کہ کیوس ہوگا اور شروع ہو چکا ہے. مہتا صاحب بھی یہی بات کریں، نہ ایکسیپٹ کیا گیا تو ہم کیوس کی طرف بڑھیں گے. اتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹرز اس قوم نے دیکھ لیے. مجھے یہ بتائے گا اب آپ کو اور ہماری آنکھوں نے مزید اور کیا دیکھنا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, आपने तो बड़े मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आज तीनों बिठाए हुए, सबको सलाम। अच्छा, जो आपने सवाल पूछा ना, उसमें देखिए कि बड़ी आसान सी बात है कि आपको कभी कभार फैसले पसंद नहीं आते, आपको बहुत नागवार गुजरते हैं। जब इफ्तिखार चौधरी का फैसला आया, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, किसका दिल करता है कि प्राइम मिनिस्टरशिप से उतरे? वहीं पे नवाज साहब नमूदार होते हैं और वो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानते, ये कोई हैवानों की बस्ती है। उसके बाद देखा कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को अंडू किया और सुप्रीम कोर्ट कि आप फौरी तौर पे पिछले डेट्स में जाएं, जबकि वो 14 दिन गुजर चुके थे। आप पिछली डेट पे जाएं और जाके आप रिकाउंटिंग करवाएं। और फिर आपने देखा कि कौमी असेंबली के बाहर हम लोग वहाँ मौजूद थे कि शायद बेतला भी था, ये वहाँ पे प्रिजन वैन आके खड़ी हो जाती, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की पूरी बैकअप थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी, और ये जो अदम एतमाद लेके आ रहे थे पीडीएम इनको भी। बादले ना ख्वास्ता पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, अदम एतमाद को गिनती कराई और हुकूमत से बाहर चले गए। लेकिन ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इतनी इनकी ढिठाई है, मैं ऐसे लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन इससे बेहतर लफ्ज कोई मिलते नहीं कि पहले अता उमर बंदियाल साहब ने फैसला किया कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। उन्होंने इलेक्शन की डेट दी, लेकिन इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ने उसको हवा में उड़ा दिया। आईनी और कानूनी तौर पे पंजाब के इलेक्शन करवाए ज़मीनी, ना खैबर पख्तूनख्वा के और ना ही वफाक के, यानी कि इन लोगों ने ठान ली हुई है कि इन्होंने किसी का हुक्म नहीं मानना, क्योंकि ये सब इस्टेब्लिशमेंट का हुक्म मानने। इन तमाम मामलात में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा हाथ है, वही इनको हल्लाशेरी देते हैं और वो इतनी हल्लाशेरी दे रहे हैं कि आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करें कि अगर आप छोटे से छोटा एसएचओ भी है ना, तो जब आप उससे बात करें आईन और कानून की, तो वो कहता है कि वो क्या हवा में, मैं नहीं किसी चीज को मानता, उसको जहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं फिर वहां से मानते हैं। तो बात ये है कि मौजूदा हालात में 11 जजेस, जैसे शाहिद बेतला आरिफ साहब ने कहा, 11 जजेस फैसला आ गया है और आप उसको नहीं कर रहे। मतलब इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या चीज बने हुए हैं? मुल्क के अंदर जो सारी इस वक्त एनार्की है उसके जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि ये मुसलसल आइन भी तोड़ रहे हैं, कानून भी तोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के और फिर भी इतने मुशावरती इजलास के बावजूद इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रहा है कि उसने किस फैसले पर अमल दरामद करना है। चौधरी साहब, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे नसीम सिद्दीकी साहब की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जो है ना वो किसी की आशीर्वाद थी, और वाजिल फाजमी ने कहा उनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद रही है। मुझे ये बताइएगा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इतने क्या कहते हैं हमें गरजते बरसते नजर आ रहे हैं, हुकूमती सतह को अगर हम देखें तो एक तरफ, हुकूमती पैनल एक तरफ, अकेले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरीके से आईनी तरमीम के हवाले से आज गुफ्तगू करते हुए नजर, ऐसे लग रहा है कि शायद वो कंसेंसस ले सकें तमाम दीगर पार्टियों के, जो अब तक आजम नजीर तारड़ साहब लेने में इनकारी रहे हैं या उन्हें सुक्की का सामना करना पड़ा। देखिए, एक चीज़ जो इसके साथ हमें सोचना है कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं जिनका हवाला सिद्दीकी साहब ने दिया है कि उनकी आशीर्वाद के अलावा कोई इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ये जुर्रत या कमिश्नर की नहीं हो सकती कि वो फैसले पर अमल दरामद ना करे और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर करार दे दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्हें एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, और वो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आप सब ज़रा गौर से देखें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का वजूद एक उज़वी वादत को कायम रखने के लिए, ऑर्गेनिक होल पाकिस्तान जो है बतौर फेडरेशन के, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम सूबों के दरमियान आता है तो वहां आर्बिटर का रोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है इनके आपस में बाहमी ताल्लुक को कायम रखने के लिए। और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की इस हैसियत को डाइल्यूट कर दिया और इस सतह पे ले गए कि जी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उसकी हैसियत एकेडमिक है, आपने उसे एनफोर्स नहीं करना, तो आप जरा अंदाजा कीजिए कि इसके नतीजे में आप फेडरेशन के का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। ये जो बिलावल साहब खड़े हैं ना मैदान में, बिलावल साहब बेसिकली अब पीपल्स पार्टी का नया वर्जन है, और ये पार्लियामेंटेरियन का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये नया वर्जन है, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी का ये रोल कभी किसी को ने नहीं देखा था कि पीपल्स पार्टी जो वो आइन की इस अंदाज में मुखालफत करे। यानी अब हमारे यहाँ हो ये रहा है
کہ جو آئین کو نہیں مان رہا وہ آئین کا حوالہ دے رہا ہے. چیف جسٹس جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھے اور مثالیں نہ دیجئے, مجھے تو آئین کی بات کیجئے, اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ آئین کا تقاضا ہے کہ آپ ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور یہ کیا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یعنی اپنی مرضی کا بینچ بنائیں اور یعنی خود قانون کو بدل دیں, اور آپ کے خلاف آپ کے آکے ایک پارٹی کہتی ہے کہ جناب آپ ہمارا مقدمہ نہ سنیں, اور آپ ڈٹائی سے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر ہٹنا ہے تو آپ ہٹ جائیں, نہ کیس کریں, لیکن میں نے تو یہ کرنا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے ماورا اور ہر چیز سے ٹرانسینڈ کر رہے ہیں, اور اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے, پاکستان کی ساکھ کو ہو رہا ہے, فیڈریشن کو ہو رہا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا اور گفتگو یہیں پر تمام ہو جاتی ہے کہ جس پہ آج خود چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ آئین کی کتاب انتہائی پیچیدہ ہے, اس کو کوئی دانا شخصی سمجھ سکتا ہے. تو یہ ایک سٹل سوال نشان ہے. پروگرام کے اگلے حصے میں نے بات تو کرنی وزارت خزانہ کے حوالے سے اور دیگر آئی پی پیز کے معاملے سے, لیکن بخاری صاحب چاہ رہے ہیں اس پہ کوئی کامنٹ کرنا, تو بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس کامنٹ سے میں سٹارٹ لوں گی اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. اسٹے ٹیونڈ پبلک اوپینین. جی ویلکم بیک ونس اگین جناب. پروگرام کے ہمارا جو دوسرا حصہ ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کی اس گفتگو کے حوالے سے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے, سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے, حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی اور شرح سود میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور سی پیک فیز 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک آرٹیکل منظر عام پر آیا ہے جس کے مطابق خبر یہ ہے کہ آنے والے دور میں آئی پی پیز کو 2 ٹوک الفاظ میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک آپ ملک کی عوام کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ کنٹینیو نہیں کیا جائے گا. اس کی ڈیٹیلز پر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے. چونکہ بریک پر جانے سے پہلے بخاری صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ چودھری صاحب کی گفتگو کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. سو پلیز بخاری صاحب. چودھری صاحب نے چونکہ کہا کہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, دیکھیے میں ہیرسے پہ تو یقین نہیں رکھتا. جو چیزیں سامنے ہیں وہ سامنے ہیں, اور مجھے پتا ہے یا میں نے سنا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جناب انٹرسٹڈ نہیں ہے چیف جسٹس اپنی ایکسٹینشن کے معاملے میں. ہاں میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ ری اپوائنٹمنٹ ان کی اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس وقت ہو جائے تو ہو جائے, لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایکسٹینشن اگر انہیں دی بھی گئی تو وہ لیں گے, نمبر 1. دوسری بات, کسی شخص کے کانسٹیٹیوشنل, ایک منٹ لیٹ می فنش. دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کے کانسٹیٹیوشنلسٹ ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے. پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایک سی جے صاحب تھے جن سے یہ ڈیمانڈ کی جائے 3 کی بجائے 5 ججز کر لیجئے. نہیں, میں چیف جسٹس ہوں, میرا اختیار ہے, یہ 3 ججز ہوں گے جس میں ایک میں خود ہوں, باقی 2 میرے یہ دائیں بائیں وہ لوگ ہیں. اور مسلسل آپ کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن سن رہے ہیں اور جو فیصلے آنے ہمیں پتہ ہے. اور ایک بندہ آتا ہے, پارلیمنٹ ایک ایکٹ پاس کرتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نام سے, وہ بندہ اپنی جو پاور ہے وہ ڈائلیوٹ کر دیتا ہے, اور وہی بندے یعنی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو ہم پریپیگنڈا کا شکار ہو کے, چونکہ ایک آؤٹ گوئنگ بندہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ چند دن بعد نہیں رہے گا, تو پریپیگنڈا کا شکار ہونے کی گفتگو سے میرا ایک سوال بھی. بس کرو نسیم صاحب, بس کرو. میں نے کوئی نمائندگی, یا حضرت میں نے صرف شاید قاضی صاحب کے سامنے پیش ہونے کا اتفاق نہیں ہوا. مجھے ان کے سامنے پیش ہونے کا اتفاق ہوا ہے, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. قاضی صاحب جیسا رونت والا شخص میں سمجھتا ہوں کہ وہ جج بننے کے اہل نہیں تھے. اور آپ ذرا برابر غور کریں کہ جو شخص آپ نے فرمایا کہ جی سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے جو پہلے منظور ہوا تھا اس کو آرڈیننس کے ذریعے ڈائلیوٹ کیا گیا ہے, ختم کیا گیا, اور وہ اس پہ اوپر بیٹھ گیا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آئین کوئی بہت ماننے والا ہے. جس شخص نے آج تک وہ جو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے والی بات ہے اس کا ذکر تک نہیں کیا, اور سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو جو شخص بطور چیف جسٹس کے کم کرتا ہے, انڈرمائن کرتا ہے, اسے میں یہ کہوں کہ جناب وہ جانے والا ہو یا آنے والا ہو. میں نے جس دن وہ آئے تھے, آپ کو تاریخی بات بتاؤں,
92 चैनल था या कोई और, मुझे याद नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड मिल सकता है। मैंने ये कहा था कि अगर खुद चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है, ये जब बने हैं, हलफ उठाया है, मैंने कहा अगर ये थोड़ा सा खामोश हो जाए तो शायद मामलात केसेस जो है वो निपट सके, लेकिन ये वो किसी को बात ही नहीं करने देते। चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया। बात ये है ज़राब, मुझे आप लोगों ने आगे नहीं बढ़ने देना आज। बुखारी साहब की नहीं एक सेकंड बात करनी जरूरी है। इनकी अंडरस्टैंडिंग को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए हुकूमत बार बार कह रही है कि हम उनको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, हम उनको 3 साल देना चाह रहे हैं। बहस ही ये है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और यही नुक्ता एतराज है, यही नुक्ता इंजमाद है जहां से बात आगे नहीं बढ़ रही तरमीम के सिलसिले में। वो कह रहे हैं कि हमने 68 साल करने हैं, और बुखारी साहब फिर भी इस बात पे बाजिद हैं कि नहीं जी वो एक्सटेंड नहीं हो रहे और वो एक्सटेंशन लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। दूसरी बात ये है कि 2 महीने पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस काजी फायजी शाह का नोटिफिकेशन हो गया था लास्ट टाइम, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का नहीं हुआ। फिर कोई मुतअद्दिद वज़रा ये बात कह चुके हैं कि हम काजी फायजी शाह साहब को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, और फिर अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनने जा रहा है उसमें भी नुक्ता एतराज ये है, उसमें भी जो डेड लॉक है वो इसी बात पे है कि 65 से 68 नहीं एज की जा सकती। वो काजी फायज ईसा साहब तो चिमटे हुए हैं, एल्फी की तरह चिमटे हुए हैं, और वो रहना चाहते हैं। बाकी दूसरी बात चलिए ये मामला भी अवाम से बराह रास्त जुड़ा है, लेकिन और मामला भी हैं जो कि अवाम से जुड़े हुए हैं। मुझे उसके ऊपर जिस पर बात कर लेनी दीजिए, और फिर वो विड्रॉ कर जाता है अपनी। ठीक है, आपसे तो कमजोर आदमी कोई है। देखिए मैंने तो इतने अल्फाज का इस्तेमाल ही नहीं किया कि चौधरी साहब और शाहिद साहब। सिद्दीकी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नसीम साहब आप भी लंगर में हिस्सा डाल लें, उससे भी ज्यादा बेइज्जती वाली बात है। इसका जवाब मैं दे सकता हूं अगर इजाजत दें तो। नहीं, अब आपने सवाल किया तो बाकियों के जवाब से दें। सिद्दीकी साहब इसमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि पूरा पाकिस्तान कह रहा है बुखारी साहब। चलिए मेरी अर्ज पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है काजी फायजी साहब को आप यार शोर मचा के आप दलील दे रहे हैं यार। सिद्दीकी साहब को सुन लेने दें, सिद्दीकी साहब को सुन लेने दें मुझे। मिर्जा साहब, बुखारी साहब, सिद्दीकी साहब की सुन लेने दें मुझे। नहीं मिलेगी सिद्दीकी साहब इतनी दूर से बैठे हैं हमारे साथ। मिर्जा साहब पहले उनकी बात सुन लें, उन्होंने भी आपका रागियल अपना है, फिर एक फिक्रा मैं भी अर्ज कर दूं। सिद्दीकी साहब प्लीज। जी सिद्दीकी साहब, अगर मेरी गुफ्तगू में ना बोले क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हूँ, बड़ी मेहरबानी सारे आदमी। बात ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तो खुल के सामने आ गया, जिस तरह ये चिमटा हुआ है अपने ओहदे के साथ, किसी वकील को ये बात नहीं करने देता। इसने तमाम 63A का केस हो, आज हामिद खान साहब ने जब कहा कि मैं एतराज करता हूँ आपका इस बेंच पे बैठने का, तो वो कहता है आप अलग हो जाएं। इतनी रौनत है, आपने सुना इसकी गुफ्तगू ये जो उसने एक निजी यूनिवर्सिटी की बोर्ड मीटिंग में ये किस तरह बात कर रहा था। तो ये तो एक मतलब नजर आ रहा है कि ये चाह ही रहा कि ये सुप्रीम कोर्ट छोड़े या चीफ जस्टिस की कुर्सी छोड़े। जब तक इनकी बारी थी तब तक तो मामलात इफ्तिखार चौधरी वाले फैसले के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त आते रहे, लेकिन इन्होंने आते साथ ही अगले चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन को खा गए। उसके बाद ये मंसूर अली शाह आ नहीं गए, वो भाग गए। सही लफ्ज इस्तेमाल कीजिए। ये तो डिक्टेटरशिप है। और जब डिक्टेटरशिप भला करे काजी फायज ईसा का कि जस्टिस बंदयाल और जस्टिस साकिब निसार गनीमत करने लगे। मैं पंच लाइन देता हूं आप तीनों हजरात को। आपने जितनी तकारीर फरमा ली, आप खैर वो जो जिस पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, चूंकि आपने मुझे कहा मैं स्पोक्समैन बनाऊं, तो इतना हक मुझे भी दीजिए कि मैं भी इस तरह का एक फ़िक्रा आप तीनों के बारे में अर्ज कर लूं। तो वो ये है कि आप भी किसी पार्टी के स्पोक्समैन बने हैं। लेकिन एक सेकंड ठहरे ना, नसीम भाई ठहरे तो सही है, एक मिनट। आप शुरू हो जाते हैं। मैं पंच लाइन दे रहा हूँ। अरे आलीजा हौसला कीजिए। एक पंच लाइन यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे है, रिकॉर्ड हो रहा है, हम बात तय कर लेते हैं। अगर काजी फायज ईसा अगर एक्सटेंशन उन्हें नहीं मिलती, वो चीफ जस्टिस नहीं रहते, या अगर ऑफर होती है वो नहीं रहते, तो आप तीनों हजरात माजरत कर लीजिएगा उनसे। रीअपॉइंटमेंट की बात कौन दे? एक सेकंड मुझे लेट मी फिनिश की कोई ऑफर नहीं दे सकता। सर जी, बुखारी साहब अब एक सवाल मेरा भी ले लीजिए।
एक्सटेंशन अगर नहीं हो चौधरी साहब, आप मुझे फिनिश नहीं करने दे रहे, आप मुझे फिनिश नहीं करने दे रहे, आप मुझे फिनिश। अरे मेरी सुन तो लीजिए, मेरी सुन तो। उसके वोट कम हो जाते हैं, आप देखिए, और जीत जाता है। चार एमएलए तो काजी फाइज ईसा साहब ने ऐसे बनवा दिए, एक बंदा जमा करके वो अक्सरियत पूरी। और ये केस जो सुन रहे हैं वो 63A का, ये भी इसीलिए सुन रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये इख्तियार आ जाए कि जो रास्ता खुल जाए और जो पार्टी चेंज करना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं आईनी तरमीम के हक में, उन्हें डिसमेंबर ना किया जा सके। ये हार्स ट्रेडिंग के लिए वो रास्ता खोल रहे हैं जो उन्होंने। और दूसरी बात ये है, बुखारी साहब सुन लो, वो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, वो तो हर तरह की एफर्ट भाईजान आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हैं, तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। मैंने तो कहा की गैर शाहिद आप देखें ना, शाहिद भाई आप देखें, दूर से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं सारा नजारा। सारी आगे सिद्दीकी साहब भी इदारे को आज उन्होंने कह दिया कि भाई आइन बालातर है और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो बालातर नहीं, वो काबिल अमल नहीं है। मेरा फिक्र, आप देखिए मेरा खुद से फैसले करती है। आप देखिए, मैंने एक फिक्रा कहना था, यहाँ से तकरारी हो रही है, गैर आईनी फैसले करती है। मेरा फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई नर्सरी की क्लास है। बुखारी साहब 1 मिनट, नसीम सिद्दीकी साहब सुन ले, इन्हें बहुत कम टाइम मिला। जी सिद्दीकी साहब, मैं आती हूँ। जी सिद्दीकी साहब, मैं ये कहता कि मुबश्शिर बुखारी साहब की बात पे मैं कहता हूँ कि अगर जस्टिस फाइज ईसा वक्त पे चले जाते हैं और जस्टिस मंसूर का आज नोटिफिकेशन हो जाता है और वक्त से पहले पता चल जाता है कि वो आ रहे हैं, तो हम माफी मांगने पे मैं तो नहीं। आज का क्या मतलब हुआ, आज का क्या मतलब हुआ? 25 अक्टूबर को बात करें ना आप। आज आप आपकी ख्वाहिशात पे चल रहे हैं, बस करें ना, माफी मांगेंगे आप माफी मांगेंगे, वो चले जाएंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, क्यों मांगे भाई? भाई आप एक बंदे पे, आप एक बंदे पे खबरें दे चुका हूँ, 10 खबरें कर चुका हूँ मैं भी तो प्रोग्राम में कह रहा हूँ ना। आदमी की हेड से तो नहीं सुनूंगा कि मेरे पास मुसद्दका इंफॉर्मेशन है, मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। अच्छा, आपके इस्लामाबाद के बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। एक पॉइंट पर मुझे आंसर जरा सिद्दीकी साहब का ले लेने दीजिए। इस सिलसिले में सबसे पहले हमारे इदारे ने खबरें दी हैं, ब्लूम पाकिस्तान ने पूरा फिक्रा आपने नहीं सुनने, इसी से रिलेटेड खबरें दी शाहिद भाई। अच्छा, मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं। मेरे पास बुखारी साहब, चौधरी साहब, मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं। 5 सेकंड साहब आ गया, बुखारी साहब पॉइंट आ गया। मतलब साहब मेरा पॉइंट अब नहीं आया, मेरा पॉइंट नहीं है। अब कोऑपरेट कीजिए, मतलब साहब मानने के लिए तैयार नो प्लीज कोऑपरेट विद मी एज वेल। हाँ, मैं आप तीनों को छोड़ के सिद्दीकी साहब आपसे मैं सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ सिद्दीकी साहब आपसे ये सवाल लेना चाह रही हूँ क्योंकि वजीर खजाना ये कह रहे हैं कि पॉलिसी रेट कम हो रहा है, महंगाई की शरह में कमी आ रही है। पाकिस्तान में बैठे हुए हम लोगों तक तो इसके समरात नहीं पहुंच रहे, लंदन में आपके पास पहुंच रहे हैं। आपको लग रहा है महंगाई में कमी हो रही है पाकिस्तान में? देखिए, महंगाई की कमी जो है ना वो सिर्फ इसी तरह पता चलती है कि अगर आप मार्केट में जाए, गरीब आदमियों से बात करें, अगर तो आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है, मार्केट में चीजें सस्ती हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, बिजली के बिल नीचे आ गए, तो आपको पता चलेगा। औरंगजेब साहब क्या कोई भी हो, वजीर खारजा है, वजीर खजाना है, वो तो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के, नसीम भाई इंग्लैंड में बैठ के भी ऐसी बातें नहीं होती, पाकिस्तान आके बात कीजिए। बात के बीच में बात ना किया करे, टोका ना किया करे, मैं दूर बैठो। मेरा फिक्रा आपने मुकम्मल होने नहीं दिया, आप शरारतों से बाजरी आएंगे। आपने मेरा फिक्रा मुकम्मल होने नहीं दिया, आपने तकरीर किया नसीम भाई, टोकना शुरू कर दे, बीच में बोलना शुरू कर दे, ये कोई आप तकरीर पूरी कर दी आपने मेरे हमारे साहब। सिद्दीकी साहब की सुन ले लीजिए। सिद्दीकी साहब लास्ट 2 मिनट्स प्लीज कंटिन्यू। हाँ, देखे ना, ये बीच में लुकमे देने लगते हैं। अगर इनके पास दलील नहीं है तो इस तरह तो नहीं होता कि आप किसी की बात को टोकने लगे, बात क्रॉस होती, समझ नहीं आती। तो जरियाब जो सवाल आपने पूछा था उसकी बात जवाब यही है कि जब गरीब आदमी आपको मार्केट में जाए, वो कहे कि वाकई उनका जो डेली का बजट है वो कंट्रोल हो गया है, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाए, बिजली के बिल कम हो जाए। जब एक आम आदमी की जिंदगी जब तक बेहतर नहीं हो जाएगी तब तक आप फिगर की फजिंग करती रहेगी कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया। कोई बंदा, कोई आपके मुल्क में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है। जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं वो बैरून मुल्क भाग रहे हैं। आपने देख लिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, आपने देख लिया कि टैक्स कलेक्शन कितनी हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या आवाम को नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन के बयान देने से मेरे ख्याल से हालात कोई
बेहतर नहीं हो रहे जब तक ये, अभी तो कल पता चलेगा कि IMF से अगर आपको कर्जा मिलता है, अगर कर्जा मिल भी जाता है तो ये कौन सी बड़ी खुशहाल बात है, क्या मुल्क जो है वो कर्जों के ऊपर ही चलता रहेगा? जब कर्जे मिलेंगे तो उसका सूद भी आपने अदा करना है। बात तो ये कि आपकी डॉलर्स की कमाई क्या है, आपको इनपुट क्या आ रहा है, आपकी कमाई कितनी हो रही है। इस वक्त अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 150 रुपया आप सूद की मद में दे देते हैं, यानी कि 50% आपको मजीद सूद देने के लेना पड़ता है। तो जब तक मुल्क में सियासी ऐसे काम आप लेके नहीं आएंगे, ये माफिया उसको और इस खत्म बात नहीं को करेंगे। सियासतदान खुद भी एडमिट करते हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। और एक पॉइंट जो हम जिस पर सब मुत्तफिक हैं कि जब तक आम आदमी तक इसके समरात नहीं पहुंचेंगे, ये जो नंबर्स का माइनस प्लस है ना, ये हमारा किसी का कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।